for the lovely introduction. Yes, I'm Hussain Jamil. I'm an actor. I'm based in Los Angeles these days. So just a little more of my background. I studied acting in university. After university, as you mentioned, I did a 2.5 year master's program in acting. And since then, I have been working as an actor, writer, and producer. तो फिल्म मेकिंग की आज बात कर रहे हैं थोड़ी, तो इसका थोड़ा सा ऑल द वे लेट्स गो बैक टू द 1900s की फिल्म आई कहाँ से, सिनेमा की इजाद किसने की, ये आज हमारे कल्चर में इसकी एक अहमियत क्यों है, कहाँ से आती है, क्यों लोग पैसे देते हैं एक फिल्म देखने के। तो लेट्स गो ऑल द वे बैक टू 1900s फ्रांस। वो भाई थे लुमियर ब्रदर्स के नाम से, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज इस वक्त तक जो आपका स्टिल कैमरा होता है जो पिक्चर खींचता है वो इजाद हो चुका था। इन्होंने एक और नई चीज इजाद की सिनेमाग्राफ के नाम से, ठीक है। इट्स बेसिकली द फर्स्ट मोशन पिक्चर कैमरा। जो मोशन पिक्चर कैमरा चलता है कैसे कि बेसिकली वो तस्वीरें ही लेता है, लेकिन इतनी सारी तस्वीरें लेता है एक ही मिनट या एक ही सेकंड में कि जब आप उन तस्वीरों को एक साथ रफ्तार के साथ देखते हैं तो लगता है कि जो ऑब्जेक्ट्स तस्वीर में हैं वो हिल रहे हैं। ये है फिल्म, ऐसे शुरू हुई आपकी फिल्म। तो ये दो भाई थे फ्रांस में। इन्होंने अपनी जो इन्होंने इजाद किया सिनेमाग्राफ, इसको फैलाने लगे, शॉर्ट फिल्म्स शूट करने लगे, वो दिखाने लगे। इनफैक्ट आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स एवर शॉट वाज एट अ ट्रेन स्टेशन। कैमरा ऐसे खड़ा किया होता कि लग रहा था ट्रेन जो है कैमरे की तरफ आएगी, बिल्कुल ट्रैक के साइड पर खड़ा किया होता। अब जब इस फिल्म को प्रोजेक्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर थिएटर में, लोगों ने ऐसी चीज देखी नहीं, मूविंग पिक्चर है। तो ट्रेन जब आ रही थी कैमरे की तरफ, आधे से ज्यादा जो ऑडियंस थी वो उठ के भाग गई थिएटर से, बिकॉज दे थॉट द ट्रेन वाज एक्चुअली गोइंग टू कम टुवर्ड्स देम एंड क्रश देम। तो जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, सम हिस्ट्री ऑफ जब ये इजाद आई, कितनी अमेजिंग चीज थी, क्या इसका असर हुआ लोगों पर। तो अब ये दो भाई जो हैं ये अपनी फिल्म्स दिखाने लगे। इट बिकेम समथिंग एक्सट्रीमली फैसिनेटिंग। ऐसी बात है जैसे कि आजकल आप कोई 3D होलोग्राफ अपने सामने देख रहे हो। तो ये चीज़ें बच्चे जो हैं हमारे आजकल के, आप लोग भी खुद ही इन चीज़ों से एकदम से वो हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है इन चीज़ों में। तो उसके बाद लुमियर ब्रदर्स के बाद दिस अदर मैन केम अराउंड कॉल्ड नेम्ड जॉर्ज मिलियर, ठीक है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स। जब ये आजकल CGI वगैरह हम सब कुछ देखते हैं, इसको यू कैन ट्रेस इट ऑल द वे बैक टू द 1930s फ्रॉम अ मैन नेम्ड जॉर्ज मिलियर। He saw the Lumiere brothers doing what they were doing with their cinematograph and making films, and he was very impressed by these things. He himself was an actor. He was also a magician, stage performer. तो एक और चीज मैं आप लोगों को context बताऊं historically. Early 1900s, late 1800s, even early 1800s में who used to be at the head of technology, not these आजकल तो आपकी tech companies हैं, Apple, HP, what have you, Samsung। उस जमाने में at the head of technology होते थे magicians and stage performers, ठीक है ना। उस वक्त आप सोच लें फिल्म तो थी नहीं, तो इतनी टेक्नोलॉजी वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था, वो हमारे पास मीडियम ही नहीं था फिल्म का टू यूज ऑल दिस टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा यूज करते थे ये प्रोड्यूसर्स, थिएटर मेकर्स, एक्टर्स करते थे, मैजिशियंस करते थे। इतना ज्यादा कि आपको मैं बताऊं, आपके जो मॉडर्न डे रोबोट्स होते हैं जो कंप्यूटर साइंस लैब्स में बनते हैं, इंजीनियरिंग लैब्स में बनते हैं, इनको बोलते हैं, इनका ओरिजिनल नाम था ऑटोमेटन या ऑटोमेटॉन, ठीक है। ये भी चीज मैजिशियंस ने क्रिएट की। So George Méliès was very impressed by this new technology and he wanted to use it in his work. Anyway, there was Lumiere brothers wanted to keep their technology very close to them. They didn't want to sell it. George Méliès ने बड़ी उनको prices दी, इतने पैसे दूंगा आप ले लें, मुझे दे दें, तो नहीं किया उन्होंने। खैर, when film started to spread, so he finally was able to get his hands on a cinematograph and a projector to project the cinematograph motion pictures through. So then he started playing around with camera movements, ठीक है। अब तो हमारे पास zoom है और क्या क्या नहीं है। उस जमाने में कोई zoom नहीं होता था, उस जमाने में कैमरे का रिकॉर्ड का बटन भी नहीं होता था। एक आप समझ लें वाइंड होता था, उसे आप चलाते थे तो वो जो है शटर स्पीड जो है
वो मैच करती थी द रेट जिससे आपकी फिल्म गुजरती थी लेंस के सामने से। तो वो एकदम से पिक्चर्स खींच के उसको आप, जैसे मैं आपको बता रहा था, तेज रफ्तार से आप चलाते थे उन पिक्चर्स को, तो लगता था एक मूवी चल रही है, कुछ मोशन में आ रहा है। तो he started experimenting with camera movements, such as very simple camera movements. हैं कैमरे को एक डॉली पर रख दिया, डॉली आप जानते होंगे, इट्स टाइप ऑफ ट्रॉली, राइट। डॉली को ट्रैक पर रख दिया, कैमरे को ट्रैक के ऊपर रख के एक कैरेक्टर के सामने फॉरवर्ड और बैक मूव किया है। तो he started playing with perspective. इस चीज सिंपल मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इससे ऐसा लग रहा था ऑन स्क्रीन के जो एक कोई कैरेक्टर आपके सामने खड़ा हुआ है वो छोटा था, अब कैमरा उसके करीब चला गया तो एकदम से बड़ा हो गया है। अब इस चीज को हम आजकल जूम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉली मूवमेंट। तो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट, आप समझ लें, स्पेशल इफेक्ट्स। आजकल इतनी चीजें प्रोग्रेस कर गई हैं, a simple zoom movement is not even considered a special effect, it's just considered a regular camera movement. So that is the beginning of special effects, that is sort of the beginning of cinema. अब आजकल आप कुछ जानते होंगे, कैन फिल्म फेस्टिवल है, CANNES, फ्रांस में होता है, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल। सारी जो मूवीज निकलती हैं सारे ममालिक से सारी जाती हैं कैन फिल्म फेस्टिवल, because France wants to keep that culture of film alive. और फ्रांस से ये फिर चीज़ आ गई अमेरिका, आ गई इंग्लैंड। अमेरिका में हॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में। और अमेरिका ने क्या किया फिल्म के साथ कि इसको ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया है। फ्रांस में जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी, इट वाज इंट्रोड्यूस एज टेक्नोलॉजी एंड इट बिकेम एन आर्ट फॉर्म। हॉलीवुड completely commercialized it. They took it to its heights in the 1920s and 1950s, जिसको आप कहते हैं गोल्डन एज ऑफ सिनेमा। उस जमाने में क्या होता था कि लोग मूवी देखने के लिए they would get completely dressed up in three-piece suits and sarees and what not just to go see a film. It was a very sophisticated cultural event at that time. तो बस ये आपको थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बतानी थी फिल्म की, सिनेमा की, कि आज हम जहाँ हैं ये कैसे पहुंचा है। अब ठीक है, एक इमेजिनेटिव चीज़ है, एक बहुत इनोवेटिव चीज़ है, लेकिन इसकी अभी भी हैसियत क्यों है हमारे कल्चर में, ये भी एक अहम सवाल है। अब आप खुद सोच लें, लेट्स गो ऑल द बैक टू अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री से अभी तक एक चीज़ कॉमन रही है हम सब में, हम एक दूसरे को बैठ के स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, एक ज़माने में होता था केवमैन बैठ के बॉनफायर के सामने स्टोरी सुनाते थे एक दूसरे को। स्टोरी कुछ भी हो सकती है, आपके दिन में क्या हुआ, आपको क्या तस्वुर एक आया, आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वजह से आपकी हालत बदल गई, अब आप उस चीज़ को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्टोरीज आर जस्ट अ मीडियम टू कम्युनिकेट आइडियाज, टू कम्युनिकेट इवेंट्स। So that's the keyword I want you guys to focus on is communication. ठीक है, film, why does film still hold importance today? Because it is able to communicate ideas and events that you may not have the tools to do just with your oral tradition. And सबसे पुराना जो आपका tradition है is the oral tradition. एक मैं थोड़ा इस्लामी पर्सपेक्टिव से भी बता दूं, जैसे अहादीस होती हैं, ये भी एक oral tradition से हमें मिली हैं। किसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किसी को सहाबा को बात बताई, उन्होंने किसी अपने बच्चे को बताई, उधर से जनरेशन से जनरेशन ये चीज़ पास ऑन होती गई है, oral tradition to tell stories. At some point in history हमने सोचा कि हम हिस्ट्री अपनी प्रिजर्व नहीं कर पा रहे, तो oral tradition को हम written फॉर्म में ले आते। ठीक है, अब आपने खुद ही एक चीज़ नोटिस की होगी अपनी एवरीडे लाइफ में, कभी आपको टेक्स्ट आता है, आपको समझ नहीं आता कि ये टेक्स्ट की टोन क्या है, राइट? यू रीड द टेक्स्ट मल्टीपल टाइम्स ट्राइंग टू फिगर आउट कि मुझे ये कहने की खुशी से कह रहा है, ये मुझे डांट रहा है, क्या हो रहा है, आई डोंट नो। बिकॉज एक वन थिंग टू ऑब्जर्व इज oral tradition, there's a lot more information being communicated. मैं बातें तो बोल रहा हूँ, कोई आइडियाज मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, बट द टोन आई एम सेइंग देम विद, मेरी जो पिच है, मेरी जो पेसिंग है, मैं तेजी से बोल रहा हूँ, मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें these all communicate things to you. आपने अगर एक सिंपल सा टेक्स्ट पढ़ लिया, ये किताब पढ़ ली, वो सारे आइडियाज, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लॉस्ट हो जाती है जो आपको ऑडियो में ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या था कि ओरल ट्रेडिशन से आई हमारी स्टोरी टेलिंग, ये बन गई इनटू पोएट्री।
poetry was throughout human history. जब हमारा written form आया, poetry has been the natural form of literature. If you ask any linguist या जो languages पढ़ते हैं, वो आपको बताएंगे जो हमारी narrative literature होती है, novels, लंबी stories with plot lines, this is actually a deviation from all of mankind's literature, which has always been poetry. क्या ancient Greece में बोला जाता था कि if you can explain an idea or communicate an event through a poem, then your idea holds some truth to it. खैर, इसको वापस ले आते हैं फिल्म पर. फिल्म फिर अब आप सोचें एज ए मीडियम, विजुअल मीडियम भी है, ऑडियो मीडियम भी है. इसके अंदर आप राइटिंग भी शामिल कर सकते हैं. आजकल की फिल्म्स में आपने देखा होगा क्योंकि अब तुम्हारे पास आईफोन्स होते हैं और टेक्स्ट मैसेजिंग है, तो काफी फिल्म प्लॉट्स में टेक्स्ट मैसेजेस ऑन स्क्रीन दिखा रहे होते हैं, because that is also conveying something. It's an experience that is hard to convey on film. Texting जब आप एक दूसरे से कर रहे हैं, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ. Texting is just an everyday thing, आप सब करते हैं, तो it's more relatable, it's understandable. तो बेसिकली फिल्म की अब ये मैं इस बात पर आ रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग. फिल्म इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू कन्वे स्टोरीज, कम्युनिकेट आइडियाज, टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, टू टॉक अबाउट इवेंट्स. कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम तो इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमारी ज़िंदगी से बहुत बड़ी होती हैं. हम सब एज अ कलेक्टिव हम सब के लिए एक बहुत कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है दुनिया में, हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इतनी मेजर चीज़ होती है जिनके लिए हमारे पास हमेशा वर्ड्स नहीं होते. ये तो आपने सुना ही होगा ना, आई डोंट हैव द वर्ड्स फॉर इट, फ्रेज यूज करते हैं लोग. और इसमें हकीकत है, क्योंकि वर्ड्स, लैंग्वेज डज नॉट ऑलवेज हैव द टूल्स यू नीड और वांट टू कम्युनिकेट आइडियाज और इवेंट्स, एज आई एम सेइंग. हाउएवर, film, cinema, this is an audio medium, as I'm telling you, a video medium, audio medium, and a visual medium. So you have so many tools all packed into one medium to convey ideas and events that you could not be able to do just through oral tradition or just through written tradition. So as you can see, मैं एक theme आप लोगों के लिए paint कर रहा हूँ. वापस मैं ऐसे ले आऊँगा communication. Film is all about communication. ठीक है, तो हम क्यों देखते हैं फिल्म्स अभी भी कि ऐसे हमारे आइडियाज जो हमें कम्युनिकेट कर रही होती है, एक फिल्म जो हमने सोचा होता है लेकिन हमारे पास उसके वर्ड्स ही नहीं होते कम्युनिकेट करने के लिए. सो इट्स समथिंग रिलेटेबल टू अस, यू फील लाइक यू बीन सीन. एंड बात समझ आ रही है मेरी सबको? कोई किसी को अभी तक कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं. ठीक है, अच्छा, गुड. तो अब मैं इस चीज को थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा था with architecture. कि आर्किटेक्चर में आप ये फिल्म का क्या ताल्लुक है, आप फिल्म का फायदा आर्किटेक्चर में कैसे उठा सकते हैं? मैं आर्किटेक्ट तो नहीं हूँ, आपको आर्किटेक्चरल एडवाइस चाहिए, नॉलेज चाहिए, आपके सामने एक अजीम इंसान बैठे हुए हैं. ये लोग सब हंस रहे हैं. तो अब देखिए, आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा आई वुड से फिल्म का जो ताल्लुक है इज टू डू विद एनिमेशन. आप आजकल 3D मॉडलिंग तो करते होंगे, सीखा होगा आपने शायद स्कूल में. इवन मैं कहूँगा 10, 15, 20 years ago 3D मॉडलिंग was not that huge. CAD आपके पास होता था, 2D डिजाइन, ये वो चीज. 3D मॉडलिंग क्यों आ गई? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ. Why is it a thing now? Why wasn't it a thing before, even when we had the technology for it? Pixar और DreamWorks ये एनिमेशन मूवीज तो आ रही थी हैं काफी अरसे से. तो अब ये क्यों हो गई एक चीज आर्किटेक्चर में कि 3D मॉडल बना के दिखाओ, ये 2D प्लान से काम नहीं चलेगा? कोई भी anyone can answer it. There's no right. For better visualization, like अब एक लेमैन को हो सकता है CAD ड्राइंग इतनी नहीं समझ आए, तो अब a 3D model and render can help him or her understand better. Definitely. Anyone else? Afsa. I was gonna say the same thing. ठीक है, that's good. You all are on the same page. वही आपने जो बातें की मैं उनको ही थोड़ा reiterate करूँगा कि किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो 2D
ड्राइंग से, तो उनको समझाने के लिए, उनको कन्वे करने के लिए, उनको कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक ऑडियो विजुअल मीडियम यूज करता है. बिल्कुल. तो ऑब्वियसली इट्स अबाउट कन्वेइंग एन आइडिया. इसलिए फिल्म एंड एनिमेशन आई थिंक एंड आर्किटेक्चर अब आजकल इसलिए यूज होती है, एज यू ऑल नो. तो 3D मॉडलिंग हो गई, आपकी एनिमेशन हो गई. तो I just want to give you folks a few resources. For example, आजकल जो आपके top animation programs जो use हुए जाते हैं are Blender, Adobe Animate and Adobe After Effects. I believe Blender जो है free है and open source है. Open source मतलब लोग इस program को खुद ही जाके इसका code change कर सकते हैं, इसमें चीजें add कर सकते हैं. तो अगर आप लोगों में से है किसी को interest animation में, definitely go log on to Google later on and try to download Blender. I think थोड़ी सी storage space चाहिए होती है. However, it's free and इसके बतेरे tutorials हैं YouTube पर. और I'm sure आपको TikTok accounts भी मिल जाएंगे इन चीज़ों के लिए. तो अब मैं बस I just want to go over a few examples for animation. And again, I just want to reiterate the same thing about communication. In architecture, it's the best tool to communicate an idea. अभी मैं आप लोगों से बस थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगा. मान देखो स्ट्रेट. अच्छा साकिब Yes. चाय का ब्रेक. Yes. मान देखो ताकि So this is just a YouTube short I'm sharing with you all. I think आप लोगों को अच्छा मैंने कहा हम जैसे तोड़ लो अगर वो So I think I wanted to talk about, just in my experience, having grown up with an architect around, and as you all are coming into your professional life, and you meet clients who don't have an idea about architecture or how things work, उनको आप एक खाली कमरा दिखा दें और कहें यहाँ ये शेल्फ आ जाएगी, यहाँ ये सिंक आ जाएगा, यहाँ हम एक शैंडिलियर लगा देंगे, वो शायद नहीं इमेजिन कर पाएंगे. And just as I'm sorry, आपका क्या नाम था? ईमान था? The first person who replied. Yeah, Iman. Yes. Okay. Yes. So as Iman said, समझ नहीं आती हमेशा, तो इसलिए हम use करते हैं 3D modeling animation. So again, this is just a small example, probably something you've seen before, that can help your clients visualize कि आप करना क्या चाहते हैं in just a couple of seconds. आपने ये एनिमेशन बनाई दिखाने के लिए कि ये खाली कमरा है, हम इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे. ना आपको समझाने की जरूरत है ओरली, ना आपको कमरे में खड़े होने की जरूरत है. ये आप वीडियो बनाएं एनिमेशन टूल्स के साथ एंड ये 5 सेकंड्स में आपको हो जाएगा कन्वे आपके क्लाइंट को कि क्या आप करने की कोशिश कर रहे हैं स्पेस. क्या पैच बड़ा नहीं कर सकती यार पे जरा ये रीस्टार्ट हो गया. But so that was just a small example I wanted to show you all कि एनिमेशन फिल्म का आर्किटेक्चर में से क्या ताल्लुक है, आपके वर्ल्ड में इसकी क्या पोजीशन है, कि आप इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं एज ए रिसोर्स टू कम्युनिकेट आइडियाज़. अब सिर्फ आइडियाज़ कम्युनिकेट करने के लिए नहीं है ये फिल्म और एनिमेशन. अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव नॉट गॉटन द जॉब येट. आप लोग क्लाइंट्स पर बिल्ड्स डाल रहे होते हैं. Client is meeting with many different architects trying to see who has the best ideas, who is conveying the best ideas. Sometimes it's not about who has the best ideas, it's who's conveyed the ideas the best. तो उन चीज़ों में फिर आपकी फिल्म एंड एनिमेशन फिर से काम आ जाती है. And this again
you can think of it also as a sales tool है. अगर आपकी sales technique तो होती है, sales लोग होते हैं, sales reps होते हैं. Obviously architecture industry में आप ऐसे जाके sale तो नहीं कर रहे होते हैं, आप present करते हैं कि आपके क्या ideas हैं, और if the clients like them, they go for it. Sometimes the clients don't even have to agree with those ideas. तो अगर आपने एक idea बता दिया है orally and the client का ये पता नहीं क्या अजीब बातें कर रहा है, ये 10 chandelier लगाना चाह रहा है, पता नहीं it's not my style or whatever, जो भी आपने मिसाल सोच ली. But अगर आपने एक वीडियो दिखा दी, जो चीज़ आप orally समझा रहे हैं, वो अगर it sounds awkward or weird to the client, maybe through a 3D model or an animation, you can convey that idea in a clearer way. And that is again, आपकी sales में भी इसकी help होती है, sales marketing में. तो ये कुछ बस चंद चीज़ें थी, मैं आपसे बात करना चाह रहा था about film, animation, what position it holds for us today, and how it can help you in architecture. Now obviously थोड़ी सी इससे और भी ज़रा further चले जाते हैं, इस चीज़ को ले जाते हैं कि आजकल आपके जो प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, एक ज़माना था बस 4 दीवार खड़ी करनी है, उसमें थोड़ी सी अच्छी चीज़ें डाल देनी है, अच्छा लगेगा, क्लाइंट खुश होगा. अब इतनी again with technology nowadays you have buildings that have dynamic designs and operational flow होता है उन buildings का, moving parts होते हैं. For example, very basic example, airports. Airports, is quite a recent, relatively recent invention. Harvard Hughes मुझे याद नहीं आ रहा कब हुए जहाज commercialized, but not older than 100, 200, 150 years, right? Airports. अब airport का design आप खुद ही सोच लें कितना डिटेल चीज़ होती है ये एयरपोर्ट को डिज़ाइन करना, कितने ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं, और सिर्फ बिल्डिंग के मूविंग पार्ट्स नहीं होते कि ऑपरेशनली एलिवेटर्स आपकी चल रही हों, रनवे सही से चल रहा हो. You have to take into account other things such as human traffic flow, airplane flow, all these different things. And not just कि अगर अच्छा चलो हमने हॉल्स अच्छे बड़े बना दिए, ह्यूमंस का ट्रैफिक फ्लो सही रहेगा, बट एक बड़े हॉल में अगर बहुत ज़्यादा इंसान जमा हो गए और आपकी बॉडी हीट इतने ज़्यादा ह्यूमंस हैं तो उसको भी काउंट करना पड़ता है, तो उस बड़े हॉल में एसी ज़्यादा बड़ा लगाना पड़ेगा, व्हाट हैव यू. तो that's another thing which is quite hard to communicate to someone when you're explaining to them what your idea is for creating an airport. Just a basic example, right? So again, इस चीज़ के लिए भी one of the best things to communicate such hard ideas is animation. Again, ऑडियो भी है उसमें, विजुअल भी है, आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आप एक बटन दबाएं, प्ले द वीडियो, और उनको फौरन समझ आ जाती है. अब कोई वीडियो में भी कोई समझाने की, कोई नरेशन की जरूरत नहीं होती. तो it's another way to use animation and video as a very powerful tool. ठीक है, इधर तक सबको बात समझ आ रही है? कोई क्वेश्चंस हैं अभी so far? No, keep talking because they're absorbing and writing, making notes. ठीक है. तो ये मैंने आपसे जरा एनिमेशन की ज्यादा बात की है. एनिमेशन और फिल्म का आपस में क्या ताल्लुक है कि एनिमेशन 2 तरीके से की जा सकती है. एक तो आप यू कैन यूज टूल्स लाइक ब्लेंडर टू कंप्लीटली क्रिएट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है. Then there's other animation where you take still pictures of a building, of an open lot, bring those pictures back, insert them into your animation programs, और उन buildings के around, उन lots के around आप और buildings और चीज़ें उन पर मॉडल कर सकते हैं. आपके पास एक वो रियल लाइफ पिक्चर आ गई है, उसके ऊपर आप और एनिमेशन बना सकते हैं to model what you eventually want to show the client. तो फिल्म के साथ मैं बात कर रहा था, इसका फिल्म से क्या ताल्लुक है कि फिल्म में भी अब जैसे कि आपकी जो आजकल सबसे नई मार्वल मूवीज हैं वगैरह, दिस इज ऑल शॉट ऑन फिल्म, दिस इज नॉट मेड इन एन एनिमेशन software. This is all shot on film and then it's transferred later to an animation software, जिस फिर उसमें जो उन्होंने real life stills और real life motion pictures ली हुई होती हैं उनके ऊपर वो animate करते हैं. ठीक है, तो फिल्म में डिफरेंस क्या है एनिमेशन के साथ कि फिल्म में
प्री प्रोडक्शन काफ़ी डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। आप प्री प्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं। प्री प्रोडक्शन में आप बिल्कुल बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द आइडिया फॉर द फिल्म, क्या प्लॉट क्या है, हो क्या रहा है फिल्म में, कैरेक्टर्स कौन है, इन आइडियाज़ को आप थोड़ा सा और स्पेसिफाई करेंगे और डेवलप करेंगे तो ये बन जाता है एक स्क्रिप्ट बन जाता है, which is known as the skeleton of a film. Once you have the skeleton of a film, you want to start to actualize that skeleton. है अभी आपके पास पेपर पर words है, थोड़े से words पेपर पर they don't mean anything unless someone is going to say them out loud. तो फिर आप चले जाते हैं एक और प्री प्रोडक्शन के प्रोसेस में, which is called casting. Casting में you cast the characters to play, you cast actors to play the characters in the film. प्री प्रोडक्शन का ये एक छोटा हिस्सा है। एक और भी हिस्सा है एक और भी हिस्सा है प्री प्रोडक्शन में जिसको जो आप कहेंगे सेट डिजाइन। ठीक है, सेट डिजाइन is again very close to architecture in the way कि आप एक पूरे हॉल को, पूरे कमरे को, पूरा घर शायद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, शायद उसे रीड्रेस कर रहे हैं, शायद आपने पूरा स्ट्रक्चर नहीं लगाना, सिर्फ 2 दीवार लगानी क्योंकि कैमरे में सिर्फ 2 दीवार नजर आएगी। तो इसका एक डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है आर्किटेक्चर के साथ, which is called set design, art design भी इसे बोला जाता है, प्रोडक्शन डिजाइन भी इसे बोला जाता है। फिल्म में भी बड़े प्रैक्टिकल इफेक्ट्स होते हैं, राइट। तो जैसे कि एयरपोर्ट में इतने मूविंग पार्ट्स होते हैं, एक फिल्म सेट के ऊपर भी बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हो सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। So again, a lot of the times with production designers, people who have an architecture background get hired, or who have a design background get hired, yeah, even engineering background get hired क्योंकि इतने moving parts होते हैं। हमें हमेशा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि हॉलीवुड में जो ये बड़े बड़े सेट्स बिल्ड करते हैं लोग और बिल्डिंग्स बनाते हैं जस्ट फॉर फिल्म्स, ऑलमोस्ट नेवर डू कॉन्ट्रैक्टर्स गेट हायर्ड। कॉन्ट्रैक्टर्स कभी नहीं हायर होते हैं, स्पेसिफिकली सेट डिजाइनर, प्रोडक्शन डिजाइनर हायर होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग जो एटलीस्ट अमेरिका के लिहाज से कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, दे हैव टू फॉलो मेनी रूल्स एंड लॉज एंड परमिट्स एंड व्हाट नॉट। थोड़ा आप लोग को इस चीज का आइडिया होगा। लेकिन फिल्म में यू हैव टू गेट इनोवेटिव। अगेन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि शायद 4 दीवारी खड़ी करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ 2 दीवार खड़ी करने की जरूरत है क्योंकि कैमरे के फ्रेम में सिर्फ 2 दीवारें नजर आएंगी। इल्यूजन ऐसा आएगा जी कि 4 दीवारी में ही खड़े हुए। तो अगेन अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया कि 2 दीवार बस खड़ी करनी है, पूरा घर नहीं बनाना, तो पॉसिबली इज ब्रेकिंग अ बंच ऑफ लॉज and not following a lot of rules. So again, in order to bypass that, instead of hiring contractors who have a license, they hire production designers and set designers who don't have a license, but they do have a design background or an architecture background or an engineering background. थोड़ी सी उनकी out of the box thinking होती है, तो वो ऐसी चीजें बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आपने शायद कई साल पहले एक मूवी देखी होगी द ममी के नाम से। उसमें एक ऐसा सीन होता है, उसमें कुछ 5-6 पिलर्स होते हैं, वो किसी बहुत बड़े से एंशिएंट केव के अंदर होते हैं, किसी माउंटेन के अंदर। उस माउंटेन के अंदर बहुत ह्यूज पिलर्स खड़े होते हैं ग्रेनाइट के। अब उस शॉट में, उस सीन में क्या होता है, वो पिलर्स डोमिनोज की तरह एक दूसरे के ऊपर थड़ करके गिरता है। अब ये सारा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स है, वाज नॉट स्पेशल इफेक्ट्स। अब फिल्म में आपने ऑब्वियसली सुना होगा कि एक टेक आप लेते हैं, उसके बाद मल्टीपल टेक्स करते हैं, देन द बेस्ट टेक गोज इन द फाइनल प्रोडक्ट। अब इस चीज को आपने रिक्रिएट कैसे करना है कि इतने 10 पिलर्स एक दूसरे के ऊपर डोमिनोज की तरह गिर रहे हों। एक दफा हमने ये इनको गिराया और फिर इनको फिर से रीसेट करके फिर से गिराया एक और टेक के लिए। ये आप कॉन्ट्रैक्टर से तो नहीं करवाएंगे जॉब। अगेन इस मूवी में स्पेसिफिकली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या किया गया था, इन पिलर्स को पूरा नहीं बिल्ड किया था, ना ग्रेनाइट से बिल्ड किया गया था। इन पिलर्स को सिर्फ हाफ बिल्ड किया गया था, सिर्फ फसाड नजर आ रहा था, तो लग रहा था कि पूरा पिलर है लेकिन सिर्फ एक फसाड था हल्का सा, और ये फाइबर ग्लास से बिल्ड किया गया था, विच इज अ वेरी लाइट वेट मटीरियल। तो इनको फिर मैकेनिकली मूव करना भी बहुत आसान हो गया था, और इनको बिल्कुल इसको मैकेनिकली फिट कर दिया गया था इन सारे पिलर्स को कि जब एक दूसरे के ऊपर गिरे, मैकेनिकली गिरे, और हम इनको मैकेनिक्स के थ्रू वापस कॉग्स के थ्रू रिवर्स करके वापस लाएं टू पोजीशन 1 फॉर द नेक्स्ट टेक। तो जस्ट गिविंग यू अ बिट ऑफ an idea of what pre-production in film is about, and has quite an overlap with architecture and design.
एंड अगर आप लोगों का कभी दिलचस्पी है इस चीज़ में, डेफिनेटली आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा इन चीज़ों के लिए। बल्कि शायद ज़्यादा भी मज़ा आए क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग काफ़ी करनी पड़ती है। काफ़ी प्रॉब्लम्स, डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं जो सॉल्व करने पड़ते हैं। अभी तो आप लोग क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली डील करते हैं एंड देयर यूजुअल नीड्स आर ईदर फॉर लिविंग, रेजिडेंस है, या वर्क फ्लो के लिए ऑफिस है, हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे इन एंड आउट करेंगे, हमें कोई मीटिंग करनी हो हम कहाँ जाएंगे, तो वर्क फ्लो का होता है। अगेन सेट्स पर भी वर्क फ्लो ऐसे ही डील किया जाता है, क्लाइंट से बात करते हैं, बट यू हैव टू मेक इट स्पेसिफिक फॉर द कैमरा। जो चीज़ कैमरे में फिट आएगी वो आपने करनी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें वर्क फ्लो में नहीं काउंट। तो जस्ट अगेन जस्ट वांट टू ब्रिंग टू लाइट दिस ओवरलैप बिटवीन फिल्म एंड आर्किटेक्चर। अभी तक मैं प्री प्रोडक्शन की ही बात कर रहा हूँ। एक दफ़ा आपने सेट्स बना लिए, आपने कास्ट एक्टर्स को कास्ट कर लिया, आपके पास स्क्रिप्ट आ गया, देन यू कैन गेट टू एक्चुअली शूटिंग द फिल्म। एंड जिस तरह आप इसको, मैं एक और एनालॉजी पेंट कर देता हूँ, आपने डिज़ाइन वगैरह तो बना लिए हैं, अब आपको इमारत खड़ी करनी है, तो वो दैट्स अनदर प्रोसेस। लेबर को जमा करना, लेबर को बताने की क्लाइंट की क्या डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं। जो project that you're working on, is it a residence? Are they looking for a big garden, or is it an office space को maximize करना चाह रहे हैं, elevators डालने हैं, कौन सा process पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। ड्राई वॉल आपने डाल दी लेकिन इलेक्ट्रिकल काम नहीं किया है तो काम खराब हो जाएगा, राइट। तो स्टेप्स, सिमिलर स्टेप्स होते हैं फिल्म में भी। तो दिस इज, मैं ये एनालॉजी पेंट करना चाह रहा था विद शूटिंग अ फिल्म, when you're actually on set shooting a film। और जिस तरह आपके बिल्डिंग इमारत खड़ी करने में भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कहीं ईंट गलत लग गई, कोई मेजरमेंट गलत होगी, फिल्म में भी ऐसे ही होता है एक्सीडेंट्स। दैट्स व्हाई you do another take for every scene, you do multiple takes, right? और मैं कहूँगा आर्किटेक्चर obviously at this point has developed into an exacting science, but ये हमेशा से एक exact science नहीं रही है। It's always शुरू में it's always been done by trial and error के through people have come up with rules and laws कि अभी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसकी फाउंडेशन डालनी है, क्यों फाउंडेशन डालेंगे तो गिर जाएगी, वरना या वेदर डिजास्टर से भी आराम से खराब हो सकती है। तो फिल्म भी अगेन बैक टू जो मैं आपको बता रहा था शुरू में, लुमियर ब्रदर्स थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन ही की थी फिल्म से शुरू, और फिर उनको आइडिया आया था कि इसके थ्रू हम स्टोरीज बता सकते हैं। उनको पहले आइडिया नहीं था इसके हम करें क्या, ये जस्ट लुक्स लाइक समथिंग वेरी कूल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फैसिनेटिंग, draws people to it, but they didn't know what to do, how to fit it into culture until they realized yes, we can use it to tell stories, and this is one of the most effective mediums to tell stories. So ये बस again I'm just painting parallels between film, cinema and architecture. तो अभी तक मैं आपसे अभी second step of film की बात कर रहा था, which is shooting the actual film. अब आपने एक दफा film shoot कर ली, तो then you go into the third stage, which is post production. मोस्टली इसमें आता है एडिटिंग का काम, इसमें आता है कलर ग्रेडिंग का काम, इसमें आ जाता है रीशूटिंग का भी काम। कभी कभी यू विल, and again I will connect this to 2-3 other things. Sometimes when you shoot a bunch of scenes on film and put them together in the edit, it doesn't make sense, it doesn't look good, something is off, pacing off होती है, या the scene itself is wrong to begin with, you have to go back and reshoot it. तो आर्किटेक्चर में भी सिमिलरली आपने एक 2D CAD मॉडल बनाया, अच्छा लग रहा है पेपर पर, लेकिन जब आपने एक्चुअल इमारत खड़ी की, वॉल्स खड़ी की हैं, आपने रियलाइज किया मैंने बहुत ओवरक्राउड कर दिया, तो कमरा बहुत छोटा लग रहा है या घर बहुत छोटा लग रहा है। शायद ऐसी कोई चीज़ आपने इसकी सिमिलर एक्सपीरियंस की हो इन योर ट्रेनिंग इन आर्किटेक्चर स्कूल या ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप्स एटसेट्रा। तो अगेन बैक टू एनिमेशन। Animation can also help with these things. हालांकि animation में again you have to take care of proportions. तो animation में भी हमेशा सही से नहीं समझ आता कि space हमने इतनी ज़्यादा दीवारें खड़ी कर दी, कितनी असल में कितनी छोटी हो जाएगी until you're actually in the space और दीवारें खड़ी हो गई। तो जिस तरह reshoots होती हैं फिल्म में, उस तरह आपका जब आप 2D CAD ड्राइंग से चले जाते हैं 3D मॉडल पर, या असल में दीवारें खड़ी करने लगते हैं,
शायद उस वक्त कभी रियलाइज हो जाए कि एक दीवार शायद गिरानी हो, ज़्यादा दीवारें खड़ी करनी है. तो इन अ वे it's a little bit of a trial and error, and you keep doing that until you reach perfection or as good as perfection or whatever the needs of the project or requirements of the client are. तो ये हो गई बात third process of film production की. तो just to recap, it's pre-production, it's shooting, and then post-production. And most people in the film industry will tell you when you're making a film, you're actually making 3 films: the one you write, the one you shoot, and the one you edit. Okay, it's an evolving process. All throughout this whole process, pre-production से लेके edit तक हर दफा कोई आइडिया, कोई चीज चेंज हो रही होती है. आपको खुद ही अंदाजा होगा, कई दफा आपने एग्जैक्टली वो किया जो क्लाइंट ने मांगा है, हालांकि आपने बोला भी सर मैडम दिस इज नॉट अ गुड आइडिया इन माय एक्सपीरियंस, आप ये 2 दीवारें इधर ना लगाएं, आपकी स्पेस खुल जाएगी, फ्लोज बेहतर होगी, क्लाइंट को चाहिए वो, और आपने बिल्कुल एग्जैक्टली जो क्लाइंट ने किया वही जो चाहिए था वही किया है. लेकिन इन द एंड क्लाइंट ने आके देखा प्रोजेक्ट एंड दे रियलाइज their original idea of putting up 2 extra walls was not a good idea. They don't like it anymore. They don't like their original idea. Then you have to change up that for them. क्योंकि उनको आइडिया नहीं है, they don't have the spatial sense that you folks do because of your training. तो ये चीजें communicate करना, again I'm going to bring it back to animation. 3D modeling के साथ, animations के साथ you can communicate these ideas very well. Again, मैंने जो आपको एनिमेशन दिखाई थी तो एक बस स्पेस की ट्रांसफॉर्मेशन थी. इसको आप यू कैन टेक इट वन स्टेप फर्दर एंड हैव ह्यूमन मॉडल्स मूविंग थ्रू द एनिमेशन, ताकि आप ह्यूमन ट्रैफिक का फ्लो भी दिखा पाएं और उससे ज़्यादा आप आइडियाज कम्युनिकेट कर पाएंगे ऑफ डायनामिक डिज़ाइन, ऑफ डिज़ाइन इन मोशन या डिज़ाइन बीइंग यूज्ड ऑपरेशनली. सिर्फ खड़ी दीवार, आप खड़ी इमारत, एस्थेटिक्स की बात नहीं कर रहे. So again, I just want to paint all these similar parallels and analogies between film and architecture and how it's a process. तो जिस तरह आप 2D से शुरू करते हैं, by the end of it, जब तक आप पहुंचे final product पर, शायद वो कोई और ही चीज़ हो from the original first draft of your 2D CAD drawing. So these are just a bunch of things I wanted to tell you about cinema, history in film, some architecture. Obviously आप लोगों ने इसमें पढ़ी है, मैंने तो नहीं पढ़ी, आप थोड़े से ज़्यादा knowledgeable होंगे मुझसे इन चीज़ों के बारे में. But I hope all this information has been valuable to you. I hope you gained some sort of knowledge from all these things I've been telling you. Is there anything you found specifically interesting जो इसके बारे में आप चाहेंगे मैं expand करूँ, या अगर कोई और अभी आपके questions आ रहे हैं दिमाग में जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात किया है? Can you start the question? जी. So we're starting the questions right now? No, we are not starting questions. He's interjecting and asking if you like to ask a question during. So you can ask a question. Please go ahead. We can also just keep it interactive. It's good. It's good. Necessarily have to do Q&A right after it. If you have questions right now, we can definitely address those. Right? So, my name's Hafsa. I'm from Saranas. So, I wanted to ask, there's definitely a role of architecture and interior designing in films, right? We see films like Parasite and many other examples where definitely the feel of the movie or the theme of the movie is communicated through the architecture or the interiors, right? I wanted to ask that when it comes to animated movies, such as, for example, Monster House, right? जो हमने बचपन में almost सबने देखी होगी. Is there a role of architects in such movies, or is it just restricted to the animation sketch artist? That's actually a really great question. So I want to again talk about storytelling and communication and communicating ideas. So definitely architecture plays a role within film as well. Just to communicate, for example, an actor feeling stressed out or feeling claustrophobic, आप उसको shoot करेंगे एक ऐसे कमरे में जहाँ the roof is low and the walls are caving in onto them. And that's one way of expressing or conveying a character's stress or claustrophobia.
definitely architecture definitely has a huge place in film. Just to go back to Parasite, the movie you mentioned, it's a movie for those who haven't seen it. It's a movie about classism. It's a movie about a family who's quite well off, and they hire other members of a family who are not so well off, and they show the different lifestyles they have through architecture. एक का घर इतना बड़ा होता है कि एक का घर का सिर्फ लिविंग रूम इतना बड़ा होता है कि जो दूसरी फैमिली जो उनके लिए काम कर रही होती है उनका पूरा घर ही इतना बड़ा होता है. तो again that architecture is communicating a level of grandiosity or grandeur or wealth. Just the colors you use, just the materials you use. Definitely architecture has a big place in film, in conveying story, in conveying a character's inner life, a character's emotions, or even conveying the circumstances, the context in which those characters live. कई दफ़ा ऐसी films होती हैं. For example, let's just even talk about Parasite. The family that isn't as well off, they live in the basement of a building, and the basement की बिल्कुल टॉप पर वो खिड़कियाँ होती हैं जहाँ से थोड़ी सी सनलाइट आती है. तो I think, and they keep shooting shots. A lot of scenes have shots that are shot through the window or have the window in the shot. And कभी आप लोगों को मौका मिले इस मूवी को देखने के लिए देखिएगा प्लीज जरूर. It's a fantastic film. But just that shot of those windows high up in the basement give you this feeling of claustrophobia. उसकी बारिश भी दिखा रहे होते हैं. ऐसे लग रहा होता है कि बारिश जो है उन खिड़कियों से अभी बेसमेंट में आ जाएगी. ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि ड्राउन कर जाएंगे. These are all things, motifs to communicate the circumstances and inner life of characters. बिल्डिंग भी वो ऐसी लग रही होती है जैसे कि शायद early 1900s की कोई बिल्डिंग है, हालांकि it's a modern film. So again, these things communicate a lot of information about class, circumstances, as I'm saying, the inner life of the character. So yeah, that's a great question actually, and that architecture has a big place in communicating events, story, and feeling in film. Thank you. Also, what about animated movies? जोर से. Yes, again, animation principles at the end are still film principles, so same goes for animation. Like animation, I would say, since you were mentioning a children's movie, I would say कि animation में you can exaggerate things. Animation के कुछ 5-6 principles होते हैं. I'm sure you can Google them very easily, but it's something like squashing, squeezing, stretching. कि अगर मैंने एक बॉल को एनिमेट करना है, अब मैंने इसे जमीन पर बाउंस किया है, जमीन पर जब लगती है तो it squeezes. जब जमीन से लिफ्ट करती है तो स्ट्रेच करती है. आप थोड़े लोग अपने हेड्स नॉट कर रहे हैं तो you folks know what I'm talking about. तो again, architecture in film, you can get very innovative with it. आपने मूवी अप देखी हो शायद, जो घर बंधा हुआ होता है बलून से. That's conveying a lot of ideas. Just that idea of the house being tied to those balloons in the air. And if you've seen that film, I would like to ask you, what do you think that communicates? Anyone? Adhika. So just to give you some context, अगर किसी को याद नहीं है, film it's about an old couple who's a very happy couple and they've lived a very happily married life. तो just आप खुद ही मुझे बताएं, आप balloons देख के क्या आपको feeling आती है? Balloons हवा में उड़ रहे हैं, एक joyous feeling आती है. Freedom, definitely, a feeling of elation, feeling of happiness. तो आप देख लें कि what a beautiful metaphor this is. Someone's home where they live, where they've built a life together, that's attached to some balloons and it's flying up in the air. This can mean many things. या घर आपसे छूट रहा है, या इतनी अच्छी जिंदगी गुजरी है इस घर में with this partner, कि लग रहा है हम हवा में बादल में फिर रहे हैं. Again, architecture, definitely you can get more innovative with it in film and animation, and same principles. It definitely communicates a lot of story. Yes. As we are talking about balloons, so if you have watched the movie It, the horror one,
clown and the balloon. So I would say that एक pool पे it's used to show a positive thing, like a freedom, but in the other movie, like in it, it's kind of a scary thing. Like red balloon aa raha hai, तो it shows a clown is coming. So we can choose a story based कि आप उस चीज को किस चीज के लिए यूज करना चाह रहे हो, for a positive thing or negative thing. Absolutely, 100%. You can use the same idea to convey many different things. Just to give you a very basic example of editing, back to the 1930s when film was being, cinema was starting to become a thing. I don't remember who the editor was who tried this, but basically he took 3 shots. ठीक है, एक शॉट था एक बोल ऑफ सूप का, बस सीधा से एक बोल ऑफ सूप नजर आ रहा है, ठीक है, दैट वाज वन शॉट. एक और शॉट उसने लिया एक एक्टर का, एक दफा उसने एक्टर को एक टेक में कहा प्लीज स्माइल, प्लीज बी हैप्पी, प्लीज सीम एक्साइटेड, ठीक है. दूसरे टेक में कहा कि बी वेरी सैड, थोड़ा रोना दिखाओ, show that you're feeling depressed. These are the 2 different takes. One very happy, one very sad, depressed. And the तीसरा take क्या था, एक bowl of soup. अब फिल्म में obviously editing कैसे की जाती है? Hello? Hello? अच्छा, video थोड़ी stuck हो गई है, I think. फिल्म में एडिटिंग कैसे की जाती है कि आपने एक एक्टर का शॉट लिया, फिर आपने दूसरे एक्टर का शॉट लिया, इन दोनों शॉट्स को साथ लगा दिया आपने, तो ऐसा लग रहा है कि 2 एक्टर्स आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, राइट? तो what this director did was he made 2 different scenes from these 3 takes. One scene, the woman looks at, you see the bowl, you see the woman, then the actor looking at the bowl, then you see the bowl again, and then you see the woman acting sad. ये एक scene बनाया. इसका एक और scene बनाया. Same thing. You see the bowl, you see the woman, you see the bowl again, you see the woman smiling this time. So I just wanted to bring this back to the balloons. The same bowl of soup, but the woman is having different reactions to the same bowl of soup. And when these 2 different scenes were shown to different people, everyone said different things about what the bowl meant. Some people said, oh, this is her favorite soup, she's excited to see her soup. Other people said, oh, I think there might be poison in there, that's why she's hesitant to drink it, that's why it's making her sad. I think this is a meal she doesn't like at all, that's why she's sad, she doesn't want to drink the soup. So just going back to the balloons, how in you mentioned that in it they use balloons to convey something malicious, to convey something scary, but in Up they use it to convey happiness and joy. Same thing, this bowl of soup conveyed 2 completely different things just because of what it was juxtaposed against. ठीक है, वो जो एक लाल बलून जो नजर आता है आपको इट में, अगर वो इतनी स्कैरी क्लाउन के साथ ना होता, शायद maybe it could have conveyed happiness, but because it was put in a certain context, it conveys something completely different than what Up conveys. Does that make sense? Good baat. I hope samajh aayi aap sabko. I have another question. Can you hear us? Yes. Okay, so basically. Yes, I can hear you. मेरी video थोड़ी stuck हो गई है. I'm going to just try to reload this video. So I wanted to ask. So light is basically used in architecture to evoke feelings of mysticism, mystery, spirituality. How is light used in filmmaking, or its importance for an actor or for the set designer? Yes, thank you for bringing up this point. Half of filmmaking, half of cinematography is lighting. ठीक है. In architecture भी आपने इमारत तो खड़ी कर दी, बट उसके बाद आपने एक एक्सपीरियंस भी देना है इंसान को, राइट? हाफ ऑफ दैट कम्स फ्रॉम द फ्लो ऑफ द स्पेस, जिसको कुछ कल्चर्स में फेंग शुई बोला जाता है, एंड पार्ट ऑफ फेंग शुई इज वेरी मच लाइटिंग. सुना होगा आप लोगों ने, एम्बर लाइट्स लगाएं, थोड़ी सी ये फ्लोरेसेंट लाइट्स ना लगाएं, दैट हार्ड ऑन द आई, नींद नहीं आती, इट डजंट फील कामिंग. सेम थिंग इन फिल्म. Lighting is extremely important. Just to give you a basic of lighting, typically you have one key light जो actor के बिल्कुल सामने होती है, one background light जो actor के पीछे लगी होती है,
जिससे थोड़ा सा सिलुएट क्रिएट हो जाता है. तो एक सामने से लाइट आती है, एक बैक लाइट आती है, और फिर एक थर्ड लाइट आती है टू क्रिएट सम टेक्सचर, right? So again, even in architecture, you might have a huge flat wall, but if you light it properly, it can create a lot of texture for the wall. Same thing in film, you don't want to always have a flat looking image. You want to have texture on the skin of an actor's face, or in the foreground or the background of the actor. So I would say it's used the exact same way. फिल्म मेकिंग में, and I guess architecture भी, अगर आप म्यूजियम जैसे डिजाइन कर रहे हैं, you are conveying a story through the lighting in any certain gallery, any given gallery or separate or department of a museum. For example, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ हॉलोकॉस्ट म्यूजियम की, या जो अमेरिका में होते हैं आपके म्यूजियम्स ऑफ स्लेवरी, इनमें फ्लोरेसेंट लाइटिंग इतनी तो नहीं लगाते, ना कोई वार्म कलर्स होते हैं, थोड़ी सी डिम सॉम्बर कलर्स होते हैं, डार्क हॉल्स भी थोड़े से डार्क होते हैं. टिपिकली दे विल ट्राई टू कीप द हॉल्स डार्क एंड the artifacts they're trying to present in the museum उनके ऊपर लाइट आती है. तो just as talking part of the unit, when someone walks into a hall like that where it's mostly dim but there are artifacts or historic pieces जिनके ऊपर लाइट लगी है, automatically you walk towards those and see ये लाइट किन चीज़ों के ऊपर डाली गई है, इनको जाके मैं देखूं. So you're creating an experience for them in that museum. Similarly, in film, you're not creating necessarily an experience for the actors, but for the audience that will watch that film. कि अगर आपने जैसे for example in It की बात कर लेते हैं, there's a lot of scenes that are dimly lit, जहाँ light बिल्कुल head के top से आ रही है, तो वो hard shadows create कर रहे हैं. उन hard shadows की वजह से character scary लग रहा है, या कोई लग रहा है upheaval होने वाला है एक scene में, या कोई सस्पेंस या थ्रिल क्रिएट करने के लिए लाइटिंग उन्होंने ऐसी डार्क सी की हुई है. खुद ही एक और मैं आपको कल्चरल सोशल एग्जांपल दूंगा. जस्ट फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वी ऑल यूज फिल्टर्स, वी वांट टू लुक नाइस समटाइम्स. फॉर एग्जांपल हैलोवीन है, आप शायद कोई स्कैरी फिल्टर यूज करेंगे, या स्कैरी या किसी डिमली लिट एरिया में लेके तस्वीर लेंगे. तो अगेन दिस इज ऑल कम्युनिकेटिंग समथिंग, an emotion, a feeling, creating an experience for either the audience or, in your cases, a client. So again, definitely a great question. I would say lighting, the way it works in film, almost works exactly the same in architecture. Do you have any questions? Keep talking, please. Proceed with your lecture. You can talk about virtual reality, because you said कि आप converse करना होता है VR. Some of his work, what is his current काम कुछ? I'm sorry, I didn't catch that. You can ask about. Would you like to discuss some of your current works? Yes, things you're involved in. It would be really nice to hear that. Yes, definitely. Lately, I just had a movie be released in San Francisco just 2 weeks ago. So I had a small part in it. It was a short film. It was a heist film. That is the latest project I've done. अभी फिलहाल आपने शायद सुना, इंडस्ट्री काफी shaken है अभी हॉलीवुड में. Just to give you some more historical context about film, how unions came out to be. Actors का भी union होता है, शायद आप लोगों को पता हो. तो ये चीजें क्यों होती हैं, इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा context बताता हूँ. कि back in the 20s agencies नहीं होती थी, या आपकी business managers, PR managers, ऐसी कोई चीज नहीं होती थी. You typically actors were themselves actor managers, and that was mostly for theatre. You're your own manager, you're your own actor. और आप खुद ही अपने आप pitch कर रहे हैं for a role, you get that role, you do a good job, next job. Film में क्या हुआ 1920s में कि when Hollywood started to commercialize film and make it a service, a product. So what they would do is obviously do auditions. Actors would do the auditions. They liked an audition, they would put someone in a film. Sooner or later, they realized that some actors in their films that they had, people really liked them. So what the studio started doing is
they would sign on these actors. And ऐसे होता था 3 studios हैं, total में 15 actors हैं, हर studio के पास 5 actors हैं. And throughout the next 3, 4, 5 years, those same actors would make different films. And it became a competition between whose studio has the best actors, whose studio puts out the best films. So as you can see how this is the early beginnings of how it became a proper industry, how it became a proper business. Soon enough, actors, are actually, so in the hierarchy of film, actors are actually at the lowest rung. सबसे कम, आई नो ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात होती है काफी लोगों को कि हम इनको देखते हैं हॉलीवुड रेड कार्पेट्स पर, प्रीमियर्स पर वगैरह, दिस एंड दैट. This is all for PR, this is all for marketing the film that you just shot, the film that you just released. जो आपके इंटरव्यूज भी होते हैं, इनको इंटरव्यूज ना समझा करें, this is marketing for your film. तो अब एक्टर से क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से क्यों नहीं ले रहे? बैक टू the 1920s when studios realized people don't necessarily get attached to the films or the stories or the studios, they get attached to the actors playing the characters. तो आपकी फिल्म की जो बैंकेबिलिटी होती है कि आपको कैसे पता कि मेरी फिल्म जब रिलीज होगी will it make money or not? A very big key factor is the talent you cast in it. Is it a name talent? Is the talent bankable? है मतलब मैं घर पे बैठ के होम वीडियो बना दूं लेकिन उसमें टॉम क्रूज बैठा हो तो हर जगह बिकेगी, right? Because he's a bankable talent, he's a name talent. So this is where the history of that comes from, of becoming a star. ये जो मूवी स्टार का कॉन्सेप्ट है ये 1920 से शुरुआत 1920s में हुई. तो basically फिर at one point क्या हुआ, obviously actors started getting exploited because I'm telling you they're at the lowest rung in the hierarchy. आपके actors होते हैं, आपका crew होता है, आपका director होता है, आपका producer होता है, फिर आपके film executives होते हैं. ये होती है hierarchy. As an actor, you can be replaced at any moment. Yes, it's a lot of physical work and this and that, but obviously you have these other perks, fame and this and that and money and so there is a balance, but this balance came later on. मैं आपको बार-बार क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि actors started getting exploited at one point, and especially because with films it's such a unique art form that even children can work in film and make money. So typically in most industries, in most businesses, there is an age requirement, there is a requirement for a degree. Film is quite wide open that way. So there were many cases where parents would sign their children up for the film. The children would get paid for the film, but they never saw a dime of that because the parents took it because they had legal guardianship and these काफी loopholes थे उस ज़माने में उन laws में. तो हमारे ज़माने में एक मूवी निकली थी ब्लैक एंड वाइट में, थोड़े से शायद 80s में, मुझे एग्जैक्ट एरा नहीं याद आ रहा. एडम्स फैमिली एक कार्टून आता था हमारे बचपन में, उसकी मूवी भी है. तो आई बिलीव द एक्टर्स नेम इज जैकी कूगन. ही वाज अ चाइल्ड एक्टर एंड इसके ऊपर इस जैकी कूगन जो एक्टर है इसके ऊपर एक पूरा लॉ क्रिएट किया गया कि व्हेन यू कास्ट अ चाइल्ड एक्टर इन अ फिल्म they have to receive the money. पूरा law create किया गया. A legal guardian cannot receive the money, cannot use the money. So just because of that law, nowadays you have things like child stars. And आपने notice किया हो पुरानी films देखेंगे versus अभी जो films देखेंगे, typically actors are younger these days than they used to be. ठीक है, obviously there's a place for older actors always. Someone needs to play a grandfather or grandmother, but आपने notice किया होगा आजकल they always cast younger folks. So again, this leads all the way back to Jackie Coogan, the law that was created because of him. So because of this exploitation of actors, people realized that they need protections. इनको overwork करा देते थे, 16 घंटे काम करा देते थे, physical labor होता है. तो it's basically specialized labor in a way. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनियंस क्रिएट किए गए, लाइक द स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, लाइक एक्टर्स एक्विटी एसोसिएशन, दैट ग्रांट यू प्रोटेक्शंस हैं कि इफ यू वर्किंग ओवर अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू गेट लंच टाइम, इफ यू आर वर्किंग ओवर टाइम योर रेट गोज अप, are you working just a certain number of hours or a whole day, hourly rate है आपका या डे रेट है, या
प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं. अमेरिका में एक हेल्थ इंश्योरेंस की एक चीज़ होती है. तो these unions provide these necessities for you. तो मैं एक्चुअली आपका सवाल बिल्कुल भूल गया हूँ अभी. मैं थोड़ा सा टेंजेंट पे चला गया. Can you repeat your question once more, please? You answered my question about your recent works. I have a follow-up question. Considering Right. कि AI की वजह से I think boycott start हुई थी writers की Yes. in Hollywood. Yes. So could you Yes. further iterate on that? Yeah, definitely. Look, AI is here to stay. AI is not going anywhere. We have to accept it's going to be a part of us. And I definitely think for the better. I don't think, again, as I'm telling you, आपकी फिल्म bankable इसलिए होती है, पैसे इसलिए बनाती है क्योंकि लोग कहते हैं इसमें Ryan Reynolds है या Kate Blanchett है जो भी है, इसलिए जाके लोग फिल्म देखते हैं. So I don't think that star power, that touch of humanity can be recreated by AI or even duplicated. So I don't think that part will change. Actors will still be hired, actors will still get jobs. But इतना मैं आपको बता दूं कि इतना एडवांस हो गया कि आप में से शायद किसी ने सुपरमैन देखी हो with Henry Cavill in it. At one point, Superman had all been shot. It was being edited. They realized the shot wasn't working. They had Henry Cavill come back for reshoots. Henry Cavill is the actor who plays Superman. At this time, Henry Cavill was already shooting another film for which he had to grow out a mustache, and he couldn't. In his contract, it was written that he cannot take off his mustache for the duration of the filming. तो अब Superman का reshoot कैसे कर रहे हैं जब Superman के पास एक mustache है? तो ये सब कुछ AI से किया जा रहा है आजकल. They shot him with the mustache and later in editing they took off that mustache. तो इतना advance हो गया है AI कि actors की भी job ज़्यादा आसान कर दी है. आपकी जो performance होती है, that is being AI is being used to enhance that. For example, you did a very emotional take, ठीक है, and it was great. Director loved it. In the edit, director decided कि इसके आंसू नहीं निकल रहे, मैं चाहता हूँ इसके आंसू भी निकले. AI अब ऐसी कर सकता है चीजें कि आपके आंसू ऐड कर दे, लग रहा हो कि एक्टर ने ही ये काम किया. So again, for the better, I think it's here to stay for the better. It's definitely making workflows way easier for music composers, for editors, for animation studios, 100%. One thing I will say is studios like Marvel are trying to combat the factor of name talent or bankability by creating movies with ensemble casts, जिसमें हर किसी का इनाम बड़ा होता है. रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ मार्क रफेलो है, उसके साथ कोई और है, सब के बड़े-बड़े नाम. And one thing they're also trying to do is they're trying to not make it about the actors, they're trying to make it about the characters. They're trying to make the characters better. Marvel movies में मैं कहूँगा एक ऐसी it's a special product because yes, Robert Downey Jr. is Iron Man and he's a great actor and all that, but no one's really going to see it necessarily for Robert Downey Jr. They're going to see it for Iron Man. घर जाके शॉप में जाके वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की डॉल नहीं खरीदते हैं, आयरन मैन की खरीदते हैं. So this is something in the film industry some of the major studios are trying to do, is to remove name talent or the bankability of an actor as a factor that makes the movie profitable. So they want to be able to control everything. They want to be able to control the actors. They want it to be, so if they have to recast an actor last minute, it should not make a difference because people are coming to see the Hulk, not Mark Ruffalo. So just, circling back to AI, it is here to stay. It's here for the better. Definitely some jobs will, I don't want to say completely vanish, they will just be transformed into something else. Instead of you doing the whole animation on your own, you are using AI to do the animation. But I don't think it's that advanced yet, or will ever get to a point where we don't need any oversight. We will always need oversight because, again, the director has a specific vision. The AI does not know the vision. You have to communicate that vision to the AI and use the AI to produce that vision. So I hope that answers your question. AI is definitely here to stay. It will transform some jobs. I don't think it will necessarily
So in a way, it will dissolve some jobs, but those jobs will just be transformed into something else. I don't think it will make that much of a difference to actors in the long run. Thank you. Can you show us some of your works, like a movie or anything that you worked on? Sure, definitely. So let me share my screen with you. ये record कर देंगे। 2 मिनट का repeat कर देंगे। So I'll just show you folks my reel. This is it's known as a sizzle reel or a demo reel. It's just a combination of a mix of your projects, just small clips from all your projects. They don't even need to necessarily make coherent sense. These are just for your agents, your producers, your directors to see when they're casting you. Audition देना अच्छी चीज होती है, लेकिन एक audition से एक एक्टर का जो पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी पूरी रेंज नहीं असेस की जा सकती. So typically, again, this is an interesting example because this is me using film to communicate an idea or ideas to a director or producer to convince them to hire me, right? So again, this is just called a demo reel. आप लोगों की सब सीरीज होती हैं, एक्टर्स की डेमो रील्स होती हैं कि मैंने पेपर तो मैं पर तो लिख सकता हूँ मैंने ये प्ले किया, मैंने ये मूवी किया, but that doesn't give a director or producer any idea of my instrument as an actor or my capability of an actor. So this is just my demo reel. I'm going to share it with you. थोड़ा सा ड्रामेटिक स्टार्ट है इसका. खैर देखिए. Yeah, my grandmother, she gave me these, and she taught me how to hold them and meditate in the morning when I do a puja. That's cool. One chicken pot. Thank you. Take yours. One burger. You're Hindu, right? Yeah. How can you have meat? Are you judging me? What do you mean? It smells like bacon. How come you know? Because I used to eat meat. I used to eat chicken, pork, beef, everything, man. And I used to love it. And then I spent a summer in high school in India. All my relatives, they're vegetarians. Just being surrounded by all those customs and rituals for an entire summer, I just stopped, man. I'm nowhere near done studying for this midterm. I can't be waiting in lines right now. There's hardly anyone there right now. There's always lines. It's always busy. This app shows me how many people are there. Isn't that an invasion of privacy? But it only records the fact that I've been there, not actually anything about me. And this is only for replay? I just only talk to you. Anyone there? I just want a hello. I just need one piece. That's all I'm asking for. So that was just that was my demo reel. Again, this is what you typically present or send in to a director or a producer or a casting director to show them what you're capable of. Obviously, in-person auditions भी होते हैं. आजकल अब since coronavirus आप auditions tape पर करते हैं, घर पे tape बना के send कर देते हैं online. Again, digital world. So this is what actors use in place of a CV, a demo reel. So any other questions? Does anyone have anything else? Yes. Hello, hi. My name is Yarok. I'm an architect. I've got a couple of questions. Firstly, it's not related to architecture at all. The first question being, can you summarize the difference between the cinema in Pakistan and the cinema in the US? Like, what are the key takeaways that we can take away from them? Number one. Secondly, like
like how are their work ethics different from our actors? And then if you can share an experience with an actor, and like if you have ever been overawed by someone, I'd like to get to know that. I'm sorry, what was that last So phrase? If I've ever been? you have been overawed by an actor, like on I see. set. Sure. Good question. पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे 70s में हमारा काफ़ी एक पीक था, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया, partly because of our censor board, partly a little bit because of our culture. We have great artists in Pakistan. You can find some absolutely amazing actors at the National Academy of Performing Arts of Karachi, and just generally in Karachi, about आजकल film industry, theatre industry भी mostly Karachi में होती है. So I would say the major difference in Pakistani cinema versus cinema in, I'll give you the example of Hollywood, is it's such a commercialized, it's a proper business here in America, right? It America की GDP को contribute करता है directly. पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इसका जो business aspect है बिल्कुल है, but it's not as commercial of product or service that you can make a complete living out of it. I would say सबसे बड़ी difference ये है capitalism की, कि Hollywood में capitalize किया, पाकिस्तान में अभी capitalize नहीं किया है. दूसरी चीज़ मैं कहूँगा censorship किया है. Censorship board in Pakistan has many requirements, and I'm not saying ये बुरी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी चीज़ है. You know, here's the thing you need to realize: film is a cornerstone of culture these days in almost any kind of country. So film creates culture, and you know, you come up with phrases with your friends and this and that. कई दफ़ा film से आप phrase pick कर लेते हैं, and then you bring it up as a reference between your friends, or just start using it. So it affects culture, it affects societal norms. So you need to understand what strong tool it is in impacting society. तो एक अच्छी चीज़ भी है, एक dangerous चीज़ भी हो सकती है. Obviously पाकिस्तान में थोड़ा सा soft power कम होती है आम आवाम के पास, तो इसलिए फिल्म इधर थोड़ी सेंसर ज़्यादा हो जाती है, because whoever our government, whoever's in control wants to make sure that the people are also in control and that they're not getting out of the box ideas in their head. मैं कह सकता हूँ in a way it's used to oppress people, but मैं ये भी कह सकता हूँ, you know, you have so many people to manage, so obviously there should be some requirements. I can play devil's advocate there. So that's the one big thing. Again, the capitalism की बात है, and then के censoring की बात है. तो आपकी भी जो निकल भी रही हैं पाकिस्तान से सबसे अच्छी फिल्म्स, अभी निकली एक फिल्म इन फ्लेम्स के नाम से, उससे पिछले साल एक फिल्म निकली थी जॉयलैंड के नाम से, ये पाकिस्तान में प्ले ही नहीं हुई अभी आज तक. शायद इधर उधर प्राइवेट स्क्रीनिंग्स हुई हैं, लेकिन इनको सेंसर बोर्ड ने इजाज़त ही नहीं दिया है प्ले करने का, बिकॉज दे टॉक अबाउट इश्यूज दैट आर नॉट नेसेसरली टॉक्ड अबाउट इन एवरीडे लाइफ, इवन एट होम. हालांकि those whatever the themes they're talking about exist in our culture and they're talking about our culture. So back again to the censor board, उसकी वजह से नहीं हो पाती play films, but however all these films are doing amazingly in festivals across the board, all across the board. So that should tell you कि हमारे जो art है पाकिस्तान में बहुत अच्छे standard का है और निकलता है अच्छे standard का, और लोग बना रहे हैं अच्छे standard का, ऐसे नहीं कि बना नहीं सकते. I would say when it comes to filmmaking itself, it's easier to shoot and make a film in Pakistan than it is in America. America में again इतना commercialized business है that you need permits for everything, and वो आप जुगाड़ नहीं निकाल सकते जो आप पाकिस्तान में कर सकते हैं. तो पाकिस्तान में you know जो आपकी guerrilla filmmakers हैं, people are thinking way more out of the box in Pakistan and way more innovative in Pakistan. This also इसका जो again flip side है कि that means things can be a little chaotic and not organized. Not saying that it's not organic, it's very organic how they come up with these ideas and put something together, but it's not necessarily organized. Again, majority of, I would say, in Pakistan, it's art. Acting is not really considered a serious art if
at all. Art generally ही इतना नहीं उसको उतनी रोशनी नहीं डाली जाती, पाकिस्तान में इतनी फंडिंग नहीं मिलती. बट अमेरिका में इन चीज़ों के लिए काफ़ी रिसोर्सेज हैं. हॉलीवुड की मैं बात कर लेता हूँ, काफ़ी रिसोर्सेज हैं, काफ़ी चीज़ें एक्सेसिबल हैं. तो आर्ट, the craft of acting and film is taken very seriously. I would say उसकी वजह से, and it's taken again seriously because people make money off of it. तो जब आपको पता है आपकी अच्छी रोजी आ सकती है इस चीज़, किसी चीज़ फिल्म जैसी चीज़ से, तो you will take it very seriously, you will take the craft very seriously. तो इसलिए आपके training programs होते हैं and all these things where you develop terrific artists. In America, again पाकिस्तान में भी artists आ रहे हैं बहुत है. मैं ऐसे आपको बताना चाहूँगा कि although you have better training programs in America and England and you come out a better actor, a very trained organized actor with a fully developed artistic process, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं होती. हालांकि पाकिस्तान में हमारे जो experiences होते हैं इतने diverse होते हैं. You know, villages जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं अमेरिका में नहीं होते. So that's a completely different experience. Someone growing up there and then moving to a city, or someone who grew up in a city and finds out उसकी lineage कहाँ से आती है and he goes visits that village. These experiences are very diverse and rich experiences that Americans on the general don't get. अमेरिका, typically Americans के दिमाग में अमेरिका ही पूरी दुनिया है और इसके अलावा कुछ नहीं है. हम understand करते हैं, you know, we've been colonized in the past by the British. उसकी वजह से ही हम आजकल अंग्रेजी बात करते हैं, उसकी वजह से ही हमारी अंग्रेजी एक national language है. So I'm just, you know, painting a bunch of opposites between the differences in the industries, and again back to the main point, the two biggest things that affect our industries are capitalism, कि पैसे कितने आप बना सकते हैं, and censorship, आपके ideas censor कितने हैं. तो I would say पाकिस्तान से amazing art निकल रहा है और amazing films निकल रही हैं. Unfortunately हमें पाकिस्तान में नहीं प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए. But these pieces of art are doing really well all across the board. फ्रांस से लेके इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक. I hope that answers the question. Yes, it does. Okay, the next two questions. And you had one. Have I ever been overawed by an actor? You know, it's a great question actually to ask, and I would say shuru mein definitely, you know, my start was with Usman Khalid, but some of you might know him. Yes. He's quite huge actor in Pakistan now. So obviously that was a huge experience for me. I was definitely just breathing anything he said or any of his movements, just observing him, everything he was doing. He taught me my basics of stagecraft, of stage acting, just the basics. That's I learned from him. So definitely, I would say that would be one experience where I was overawed by someone, especially because I got the chance to work with him. But as I grew as an actor, as I progressed, as I trained more, it's actually, and this is an interesting thing in the industry, is that you want to not ever be overawed by any actor you're up against, not up against, you're acting opposite of. Because if you're overawed or you go, you fanboy or fangirl all over them, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो लोग पैसे लगा रहे हैं इस फिल्म पर, वो तो कहेंगे ये तो बंदा सीरियस नहीं है, ये तो इधर बस अपने आइडल से मिलने आया है. हमें वी वांट समवन who's going to stand up against Tom Cruise, और अगर सीन में फॉर एग्जांपल उसे गाली देनी है, वो जरा हंसी मजाक में डर के मारे नहीं कह रहा होगा, नहीं मैंने नहीं देनी, Tom Cruise है, उसे गाली नहीं दूंगा. So they want someone who's going to fully embody the role and not be starstruck. Yeah. So just a small tip, what a lot of actors do in their demo reels is, if they've acted opposite an actor who is very famous, they will put that clip in the very beginning to let the directors, producers know that they have been vetted. They don't get starstruck, they don't let nerves get to them. Tom Cruise, जो भी मेरे सामने खड़ा है, बस lines बोल रहा हूँ, we have to do multiple takes, we have to spend the whole day together. तो ये again एक ही प्रोफेशनलिज्म की बात होती है इन एक्टिंग के. when you show up on set, चाहे कोई भी हो आपके सामने, you're there to do a job that you're being paid for, and there's a lot of people depending on you to do your job right for the film to make money so they can feed their families. So I hope that
that was your second question, right? And how about my support to you? But I was just joking. I can't thank you enough for your support. God bless you. It was a joke. बस अल्लाह का शुक्र है. हाँ, माइक लेके बात कर लिया करो. I have another question. Have you ever done method acting? Good question. Okay, so yeah, good question. So yeah, let's go all the way back. Let's reverse before method acting. Let's just talk what is acting. If some of you know, if I asked you folks what is acting, just define it in one sentence for me without using the word act or acting. Pretending. Communicating feelings. Portraying any Pretending, emotion. Becoming Communicating. something else. Communicating Communicating. feelings. Okay. Good answers, definitely. I would say it's partly all of those things. Definitely part of it is pretending. Definitely part of it is communicating something. किसी और ने भी कुछ और बोला था. Portraying emotion. Portraying emotions, sure, definitely. These are all parts of it. I wouldn't necessarily define acting with any one of these things separately or even together, because these are all parts of acting, but it's not acting itself. Acting, how I would define it, is behaving truthfully under imaginary circumstances. Yeah, definition of acting. Behaving truthfully under imaginary circumstances. ये काफी intellectual definition है. It's quite self-explanatory. Behaving truthfully मतलब कि वर्ड्स की नहीं बात कर रहा मैं, स्क्रिप्ट में क्या लाइन मैंने बोली मैं उसकी वर्ड्स की नहीं बात कर रहा मैं, डायलॉग की नहीं बात कर रहा मैं, बिहेवियर की बात कर रहा हूँ. बिहेवियर में ही आ जाता है डायलॉग. बट कई एक्टर्स आपने देखे होंगे कि कुछ वर्ड्स कुछ बोलते ही नहीं, बट सारी परफॉर्मेंस नजर आ रही होगी, सब पता हो रहा होता है इस कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है. तो बिकॉज दे आर बिहेविंग in a truthful manner under the imaginary circumstances they've been given. For example, they're at a funeral scene. They're at the funeral of their mother. इसका scene है, ठीक है. अब बस एक शॉट है एक्टर की, वो अपनी माँ की कब्र के सामने खड़ा हुआ है. That's the shot. There's no dialogue, nothing. बस डायरेक्टर ने एक्टर को ये कहा कि ये करना है. You have to come up with a lot on your own to be able to portray that truthfully. You need to understand what the circumstances are. Funeral hai, it's my mother who passed away. What kind of relationship did I have with her? Was it a good one? It was a good one. Chalo theek hai. Now that she's passed, I'm very sad about that. ये बस आपने फिर अपने behavior से communicate करना है. Obviously, there's many tools an actor uses, such as the imagination, such as building an imaginary history with this imaginary mother of yours. Somebody wants to connect on the Zoom. Please allow that person to connect. And so, using all these tools, you're able to portray behavior truthfully. अब portraying emotions की मैं जरा specifically बात कर लेता हूँ जो आप लोगों ने चीजें बात की. Portraying emotions, your job is not necessarily to chase emotion as an actor. कभी-कभी आपको कोई बुरी चीज बोलता है, आपको कभी-कभी रोना आता है किसी की बात पर, कभी-कभी आप dissociate करते हैं, it doesn't even affect you. You're like whatever, right? So this just goes back to show, humans, every human in themselves is an entire universe. Humanity is so vast. The human experience is so vast. For the same circumstance, you can react in many, many different ways. So you aren't necessarily chasing the emotion. You're just chasing the reality of the circumstance. And if you chase that reality, you start behaving truthfully, so that emotion will follow on its own in an authentic way. So then you don't have to pretend to act, you are just being, and it's happening on its own. तो pretending की भी जरा बात कर लेते हैं, ये एक philosophical बात थोड़ी हो जाएगी कि common, acting जब शुरू हुई थी, it was definitely pretending, but even back then they weren't trying to pretend. That was not the point. They were trying to chase the reality of a scene, of a circumstance. इतने सालों साल बाद experimentation के through we've come to method acting and Meisner acting, which I'll come back to and talk about. But ये मैं आपको थोड़ी सी history दे रहा हूँ इन सारी चीज़ों की. तो जैसे Shakespearean acting, I would say, is quite a lot to do with pretending. You use technical aspects of your instrument. As an actor, your instrument is your body, your mind, your voice, your heart.
That's your whole instrument. Guitar ka instrument guitar, guitarist ka instrument guitar hota hai, actor ka instrument is yourself. You use all of yourself to portray a character, to communicate something. The Shakespearean acting is typically very technically based. You have to have a very nice voice, be able to project on stage. Stage पर आप कभी रो नहीं रहे होते, ज़रूरी नहीं होता, but आप अपनी आवाज़ को ही रोड के उसकी पिच को चेंज करके, पेसिंग वगैरह को चेंज करके आप वो चीज़ें कन्वे कर रहे होते हैं, वो इमोशंस कन्वे कर रहे होते हैं in a very theatrical sense. It's called indicating. In classical acting, it's called indicating. कि मैं असल में I'm not behaving truthfully, but I'm indicating to you मैं रो रहा हूँ. शक्ल बना ली मैंने कोई जैसे के रो रहा हूँ, अपने हाथ थोड़े हिला रहा हूँ, लग रहा है ऑडियंस को कि रो रहा हूँ. I'm indicating to them I'm crying. I'm not actually crying. I'm just pretending. So that's how acting started out. At one point, this man in Russia, Konstantin Stanislavski, said, you know, it's not real. It's not real like it is in real life. हम ये plays लिखते हैं वगैरह, but it's not real like we experience in real life. इसको real कैसे बनाना है? And through experimentation with his actors, he came up with this technique called the method. ठीक है? This what happened all in the Moscow theater in Russia back in the 1800s, late 1800s. And then when Stanislavski finally came to America to teach all what he had learned, he taught it in New York to a theater company called the Group Theater at that point. ठीक है, इस जो ये theater company है, the Group Theater, इसमें 2-3 लोग थे जिनकी मैं नाम लूँगा. Stella Adler, Sanford Meisner, Lee Strasberg, amongst a few. Ilya Kazan भी एक था actor, director जो इस Group Theater. So he taught them. These were all cutting-edge actors in America. They were, prominent theatrical actors who weren't necessarily trying to become actors, but were just trying to chase and discover and explore the craft of acting. So Stanislavski taught them all. He learned from his experimentation, and then from the method, we got the method split into different techniques. Part of which is method acting. So Lee Strasberg is considered the father of method acting. I didn't learn method acting. I studied something called the Meisner technique. Sanford Meisner was also in the Group Theater. He took Stanislavski's teachings and made it into his own thing called the Meisner technique. Method acting और Meisner technique में क्या differences हैं? और Stella Adler भी एक खातून थी who created the Stella Adler studio. Now I want to talk about these three people, Lee Strasberg, Sanford Meisner, and Stella Adler, and what their relation is to each other. Obviously, as I already told you just now, they all were actors in the same theater company and learned their acting techniques from Stanislavski and then created their own. So here, the key differences between all these three techniques. Method acting is considered closest to what Stanislavski had originally taught, called the method. And method acting what's the key to it is you use sense memory. Sense memory क्या चीज़ होती है? आप शायद अपनी दिन में बैठे बैठे चाय पीते हुए अकेले आप कोई बुरी मेमोरी याद आ गई, उससे रोना आ गया, या कोई fun filled memory याद आ गई जिससे एकदम से आपको खुद ही अकेले बैठे बैठे हंसी आ गई. होता है ना आप लोगों के साथ, हर किसी के साथ होता है. तो without doing anything, आपकी रियलिटी में असल में कुछ चेंज नहीं हो रहा था, आप बस एक ही जगह बैठ रहे होते हैं, बट असल में आपकी रियलिटी completely change हो जाती है by your imagination, by your memory. So sense memory is the process of evoking previous memories to bring up emotions that are related to the emotions a character might be feeling in a scene. So, for example, I believe there was a death scene in a movie, and Marlon Brando was acting in this movie. Marlon Brando's character's wife, I believe, died, something like that. Someone close to him died in the movie. And he was supposed to have a very emotional scene and cry at the death scene in the movie. Someone asked him, how did he do that? So he said, I thought about the day my dog died, and that
made me really sad, and then I was able to evoke those emotions in myself and substitute those emotions for what I'm supposed to feel in this scene about the death of my life partner. That's method acting in a nutshell. आपने कोई पुरानी memory की emotions को लेके जो आप scene कर रहे हैं उसके ऊपर project कर दिया. That is method acting in a nutshell. मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ थोड़ी सी unhealthy है. I don't necessarily want to think about my real life experience from a mental health perspective, just so I can evoke emotions in a scene. For example, if someone close died, passed away or died, I want to honor that memory and I don't want to just use it for a scene. ठीक है, तो इसमें mental health की भी आ जाती है. Sometimes your reality can be blurred कि जो मेरे दिमाग में हो रहा है असली चीज़ है या जो अभी मैं रह रहा हूँ, जो अभी present moment में हो रहा है, is that the real reality I'm living? So for mental health reasons, I don't necessarily advocate for method acting. The other thing, how Meisner. So let me talk about Stella Adler a little bit. Stella Adler also took Stanislavski's teachings, and basically her contribution to it was really understanding how to build a character. Building a character is just one part of acting. जो आपकी mannerisms होती हैं कि अगर कोई लंगड़ाते हुए चलता है तो क्यों लंगड़ाते हुए चलता है, क्या हुआ इसकी जिंदगी में जो अभी लंगड़ाते हुए चल रहा है, how does that affect him physically, how does that affect him mentally, emotionally. These are mannerisms, these are character traits. That is called characterization, how you build a character. That was her major contribution to acting. And she has what you call the Stella Adler Studio, जहाँ ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं. Sanford Meisner पर अब आ जाते हैं जिन्होंने create की थी Meisner technique. He worked with Stella Adler for many years before he created the Meisner technique. Sanford Meisner technique is typically a 2-year program. The second year is all basically what Stella Adler contributed herself. That is basically what Sanford Meisner took from her and put in his technique for his second year work.